Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 1st September 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Kerala that has declared itself first digitally literate state in India. Important from our syllabus GS पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. सो न्यूज़ तो आपने देख ही लिया. दिस इज़ द न्यूज़ दैट केरला हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट इन आवर कंट्री इंडिया. डिजिटल लिटरेसी का यहाँ डेफिनीसन क्या है वो भी समझते हैं. डिजिटल लिटरेसी मीन्स एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ टू अंडरस्टैंड एंड यूज डिजिटल टेक्नोलॉजीज. बहुत कोई हाई फाई बातें नहीं, कोडिंग वगैरह करना इसको डिजिटल लिटरेसी नहीं मानी जाएगी. आपको वॉइस कॉल, वीडियो कॉल करना आता हो व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का आपको इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करना आता हो, गवर्नमेंट वेबसाइट्स को आप लॉगिन कर पाएँ, वहाँ पे अवेलेबल सर्विसेज को एक्सेस कर पाएँ, साइबर फ्रॉड के अगेंस्ट आपके अंदर अवेयरनेस हो और उस तरीके के फ्रॉड से आप अपने आप को बचा पाएँ. अगर ये बेसिक स्किल्स आपके पास हैं देन यू विल बी कॉल्ड डिजिटल लिटरेट. और केरला के अंदर नाउ everyone has become digitally literate and thus Kerala has been declared as the first fully digitally literate state in country. अब ये अचीवमेंट हासिल करने के लिए केरला सरकार ने किया क्या था. केरला गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड डीजी केरलम प्रोजेक्ट. ये जो डीजी केरलम प्रोजेक्ट है इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे पंचायत लेवल से शुरुआत की गई. अलग अलग पंचायत को आइडेंटिफाई किया गया कि जहाँ पे जिन गांव में डिजिटल लिटरेसी काफ़ी लो थी वहाँ के पंचायतों को जिम्मेदारी दी गई कि आप डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करें. सो दैट इज़ वाई दिस डीजी केरलम प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला इज़ नोन टू हैव फॉलोड बॉटम अप अप्रोच. और पंचायत लेवल पे वहाँ पे लोकल वॉलंटियर्स को मोबिलाइज़ किया गया. जैसे एनएसएस के जो स्टूडेंट्स हैं या एनजीओज़ को मोटिवेट किया गया, गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी फंडिंग सपोर्ट दी गई सो दैट दे कुड प्ले अ प्रोएक्टिव रोल इन ब्रिंगिंग डिजिटल लिटरेसी अमंग्स द पीपल. और इस तरीके से केरला में पंचायत लेवल से शुरुआत की गई और धीरे धीरे उन सारे एरियाज़ में जहाँ पे डिजिटल लिटरेसी लो थी वहाँ पे लोकल वॉलंटियर्स की मदद से डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट किया गया. तो अगर कोई प्रश्न आ जाता है मेंस में रिगार्डिंग डिजिटल लिटरेसी या द प्रॉब्लम ऑफ डिजिटल डिवाइड तो वहाँ पे आप एक पॉजिटिव एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे केरला सरकार के डीजी केरलम प्रोजेक्ट को और बताएंगे कि हाउ दिस प्रोजेक्ट एंड इट्स सक्सेस हैज़ हेल्प्ड केरला टू बिकम फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट स्टेट इन इंडिया. अगर ओवरऑल बात की जाए डिजिटल लिटरेसी की भारत में तो सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, जैसे स्टूडेंट्स एजुकेशन के लिए वी हैव सीबीएसई, वैसे ही जो काम कर रहे लोग हैं उनके स्किलिंग एंड री स्किलिंग फर्दर उनके एजुकेशन के लिए देयर इज़ अ बोर्ड जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन. उसके हिसाब से ओनली 38% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स आर डिजिटली लिटरेट. अर्बन एरिया में दिस नंबर इज़ एज हाई एज 61%, जबकि रूरल एरियाज़ में डिजिटल लिटरेसी परसेंटेज काफ़ी लो, इट इज़ ओनली 25%. भारत में ओवरऑल डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं. तो एक मिशन लेकर के आई भारत सरकार जिसका नाम है नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन. और ये तो मिशन का मतलब है ब्रॉडर आइडियाज़, ब्रॉडर सेट ऑफ गोल्स बताए जाएंगे वहाँ पे और उसके अंतर्गत फिर स्कीम्स लाए जाते हैं, अभियान लाए जाते हैं. तो नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन के अंतर्गत लाया गया है डिजिटल साक्षरता अभियान जिसका लक्ष्य है देयर शुड बी एटलीस्ट 1 पर्सन फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड हु शुड बी डिजिटली लिटरेट. तो ये लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है अंडर दिस मिशन और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान चला रही है. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान पीएमजी दिशा, इसका लक्ष्य है टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी इन रूरल इंडिया. तो ये सब इनिशिएटिव्स भारत सरकार के लेवल पे लिए जा रहे हैं डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए. और
जो नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन है उसका टैगलाइन है हर घर ई साक्षर। और इनफैक्ट हर घर ई साक्षर इज द टैगलाइन ऑफ दिस पीएमजी दिशा, ग्रामीण एरिया में हर घर ई साक्षर। तो ये सब आप कोट कुछ लिख सकते हैं मेंस के अपने आंसर में। अगर एक ब्रॉडर सवाल आया डिजिटल लिटरेसी डिजिटल डिवाइड पे, याद रखना डीजी केरलम प्रोजेक्ट, दीज स्कीम्स एंड ऑल। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये सिंपल प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रोड एक्सीडेंट्स। तो असम के अंदर रोड एक्सीडेंट्स कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं उसके बारे में ये आर्टिकल है। इसी आर्टिकल की मदद से वी विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट गुड समैरिटन लॉ। सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जीएस पेपर 5 असम इशूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। थोड़ा सा अगर मान लीजिए जीएस पेपर 3 में रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ऐसा कुछ प्रश्न आए तो किस डाटा के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं वो ज़रा देखिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मेंस में आए तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया लूजेस 5% ऑफ इट्स जीडीपी एवरी ईयर बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। क्योंकि रोड एक्सीडेंट से रोड जैम होता है तो उससे लॉजिस्टिक्स डिले होते हैं, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है जीडीपी पे। दूसरा, रोड एक्सीडेंट में 80% से ज़्यादा लोग वो इम्पैक्टेड होते हैं या वो मारे जाते हैं जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, तो उसके कारण भी जीडीपी को नुकसान पहुंचता है। तो 5% का जीडीपी का नुकसान होता है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। एंड इंडिया रजिस्टर्स हाईएस्ट नंबर ऑफ फैटेलिटी ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स के कारण भारत में लोग मरते हैं, जबकि इंडिया हैज़ ओनली 1% ऑफ वर्ल्ड्स व्हीकल। रोड एक्सीडेंट्स के कारण तो ऑब्वियस हैं, आप भी जानते हैं, ओवर स्पीडिंग, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग यानी कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना, ईटिंग ड्रिंकिंग वाइल ड्राइविंग, पुअर रोड्स के कारण भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, नॉन कॉम्प्लायंस विद ट्रैफिक रूल्स या जो बेसिक नियम है जैसे सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करना, हेलमेट ना पहनना एंड ओवरलोडिंग ऑफ व्हीकल्स, ये सब कारण है रोड एक्सीडेंट्स के। अगर रोड एक्सीडेंट्स की बात की जाए नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो असम रिकॉर्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन नॉर्थ ईस्ट। पिछले 5 सालों में असम ने लगभग 36,000 रोड एक्सीडेंट्स रजिस्टर किए हैं एंड कलेक्टिवली इट हैज़ लेड टू अबाउट डेथ ऑफ मोर देन 15,000 पीपल इन लास्ट 4-5 ईयर्स। असम के बाद दूसरे नंबर पे जो स्टेट सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स रजिस्टर करता है वो है त्रिपुरा। अब भारत सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं रोड एक्सीडेंट्स को कर्ब करने के लिए। तो एक मेजर कानून लाया गया था, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। पहले से मोटर व्हीकल एक्ट था जिसके अंतर्गत अलग अलग तरीके के ट्रैफिक रूल्स को वॉलेट करने पे अलग अलग पेनल्टीज इम्पोज की जाती थी। उन पेनल्टीज़ को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ कर दिया गया मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंतर्गत। हर तरह की पेनल्टी लगभग 3 to 5 टाइम्स बढ़ा दी गई, इस उम्मीद में कि अगर पेनल्टी ज़्यादा होगी तो लोग ट्रैफिक रूल्स कम वॉलेट करेंगे और उससे फिर होने वाले एक्सीडेंट्स कम होंगे। उसके अलावा जो सड़कों पे कैरियर्स चलते हैं, जो ट्रक या छोटी लॉरियाँ चलती हैं, लॉरीज ट्रक्स, उनके कारण भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि वो अक्सर ओवरलोडिंग करते हैं और ओवरलोडिंग के कारण दे सडनली कोलैप्स या उनसे कुछ सामान एकाएक से रोल आउट होता है और फिर आसपास के गाड़ियों के ऊपर वो एक्सीडेंट क्रिएट करता है। तो इस तरह के कैरियर्स को रेगुलेट करने के लिए वो कितना लोडिंग कर सकते हैं उसके लिए देयर इज़ कैरेज बाय रोड एक्ट 2007 एंड देन रोड की लगातार मेंटेनेंस होते रहे, खासकर नेशनल हाईवेज़ की, ताकि वहाँ पे एक्सीडेंट्स ना हो। नेशनल हाईवेज़ में जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया हैं वहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स लगाए जाएँ, उसके लिए बनाया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया which has been created under National Highway Authority of India Act 1998। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कानून हैं रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए जो भारत सरकार लेकर के आई है। इंटरनेशनल लेवल पे भी सम इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन, फॉर एग्जांपल ब्रासीलिया डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी ब्रॉट इन 2015, यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव्स टू डिक्लेयर डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी फ्रॉम 2021 to 30। इस 10 साल को डिक्लेयर किया गया है यूएन डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी। अब रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो है गुड समैरिटन्स। ये गुड समैरिटन्स का जो कॉन्सेप्ट है मैं ऐड कर रहा हूँ विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो इन जनरल।
ताकि हम अपने आसपास में कभी एक्सीडेंट होते हुए देखें तो उससे इम्पैक्टेड लोगों की मदद कर पाएँ, उनकी जान बचा पाएँ। देखते हैं गुड समारिटन्स के बारे में। हु आर गुड समारिटन्स? गुड समारिटन्स मीन्स दोज पीपल या पर्सन who in good faith help those who are injured in some accident। एक्सीडेंट्स में जो लोग शिकार होते हैं उन लोगों की हेल्प करने वाले लोगों को कहा जाता है गुड समारिटन। अब गुड समारिटन्स भारत में जनरली लोग बनना चाहते नहीं हैं, बिकॉज गुड समारिटन जनरली हैव बीन फेसिंग मेनी चैलेंजेस एंड दैट इज वाई नॉट मेनी पीपल वांट टू एक्ट एज अ गुड समारिटन। रीजन बीइंग, बहुत बार क्या होता है कि पुलिस हरास करती है कि बताइए आपने किसको देखा, कहीं आपने तो एक्सीडेंट नहीं किया है। पुलिस अलग अलग तरह के सवाल पूछती है। हॉस्पिटल में भी हरास किया जाता है। तो मैनी विक्टिम्स डाई बिकॉज द बाई स्टैंडर्ड्स हेजिटेट टू हेल्प, दे डोंट वांट टू बिकम गुड समारिटन बिकॉज ऑफ पुलिस हरासमेंट या लीगल इशूज। एक बार अब आप मान लीजिए पुलिस को आपके ऊपर शक नहीं भी है, लेकिन अब बार बार आपको कोर्ट में बुलाया जा रहा है। एक्सीडेंट में ही तो जनरली डेथ्स होती हैं इस तरह की तो एक्सीडेंट्स में डेथ हुई या एक्सीडेंट में लोग से घायल हुए तो किसने एक्सीडेंट किया उसके खिलाफ केस रजिस्टर करना होगा। अब उसके खिलाफ आपको आई विटनेस बना दिया जाएगा। अगर आप गुड समारिटन की तरह एक्ट करते हैं, उसको हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं, अब आपको फंसा दिया जाएगा लीगल मैटर्स में। हर कुछ दिनों पे केस की सुनवाई होगी, फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो इन सब झंझटों से बचने के कारण लोग जो हैं जनरली गुड समारिटन की तरह एक्ट नहीं करते। और जब लोगों को जो विक्टिम्स हैं एक्सीडेंट्स के उनको टाइमली हॉस्पिटल ना पहुंचाया जाए तो उनकी डेथ भी हो जाती है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि द फर्स्ट आवर आफ्टर एक्सीडेंट इज़ गोल्डन आवर। अगर कितना भी क्रिटिकल एक्सीडेंट है, अगर 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए और इलाज शुरू करा दिया जाए तो जान बचने की संभावना रहती है। तो गुड समारिटन्स की तरह लोग बिहेव कर रहे हैं। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एक डायरेक्शन दिया भारत सरकार को अंडर सेव लाइफ फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट रिलीज सर्टेन गाइडलाइंस कि गुड समारिटन्स शुड नॉट बी हैरास्ड एंड दिस गाइडलाइंस शुड बी लीगली बाइंडिंग अंटिल अ लॉ इज इनैक्टेड इन दिस डायरेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया भारत सरकार को कि आप एक कानून बनाइए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट गुड समारिटन्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हैरासमेंट। और जब तक कानून नहीं बनता है तब तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश का पालन किया जाए और किसी भी गुड समारिटन का अनड्यूली हैरासमेंट ना किया जाए। और फिर भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए साल 2019 में ये जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट लाया 2019 वाला, जिसमें पेनल्टी को बहुत टाइम बढ़ा दिया गया, उसी में गुड समारिटन्स के प्रोटेक्शन के लिए भी प्रोविजंस ऐड किए गए। क्या की प्रोविजंस हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गुड समारिटन्स वो भी समझते हैं। देयर विल बी नो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी imposed on those who are helping the accident victims। आपके ऊपर किसी भी तरीके का केस नहीं हो सकता, आपके ऊपर कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन अननेसेसरी FIR नहीं होगी अगर आपने किसी की मदद की है हॉस्पिटल पहुंचाने में। तो गुड समारिटन्स कैन नॉट बी फोर्स टू रिवील देयर आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी भी पुलिस नहीं मांग सकती। आपको विटनेस बनने के लिए इन सम एक्सीडेंट केस पुलिस नहीं कह सकती अनलेस यू वॉलेंटरीली चूज। आपका खुद मन, आपने खुद फैसला किया कि नहीं ठीक है मैं इस पर्टिकुलर केस में विटनेस बनना चाहता हूँ, देन यू कैन, अदरवाइज नो वन कैन फोर्स यू। एंड इफ़ यू चूज टू बी अ विटनेस तो भी आपको बार बार कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बात समझ लीजिए। अगर कभी आसपास में रोड एक्सीडेंट होते हुए देखें तो उस टाइम में मदद कर दिया कीजिए विक्टिम्स की, कोई हरासमेंट नहीं होगा। यू नो द गुड समारिटन लॉ। अगर पुलिस आपसे थोड़ा बहुत पूछे भी, कुछ बोले भी, तो आप बताना कि देखो सीधा सीधा कानून है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और फिर 2019 वाला कानून भी, आप मुझे हरास नहीं कर सकते। अगर आप विटनेस बनने का फैसला करते भी हैं तो उस केस में भी आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और वो भी अपने टाइम और कन्वीनियंस के हिसाब से, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू टेस्टिमनी दे सकते हैं। देयर शुड बी नो हैरासमेंट बाय पुलिस और हॉस्पिटल। आप जब हॉस्पिटल में लेकर के पहुंचेंगे किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम को, तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि उस विक्टिम का तुरंत इलाज शुरू करे, बिना पैसे मांगे या बिना पुलिस के आने की इंतज़ार किए बिना, पुलिस फॉर्मेलिटीज़ के बिना या पैसे मांगे बिना इलाज शुरू करना है। और इलाज शुरू करने से पहले जो रेस्क्यूअर है उससे पैसा नहीं मांगना है कि आप लेकर के आए तो आप फीस भरिए तब जाकर के इलाज होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। द गुड समारिटन्स शुड नॉट बी हैरास्ड इन एनी वे either by the hospital authorities or by the police. That is the key intention of
दिस गुड समारिटन लॉ इन इंडिया। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर एनजीओ एजुकेट गर्ल्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में समझते हैं। ये एशिया का नोबेल प्राइज इस अवार्ड को जनरली कहा जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज एशियाज इक्विवेलेंट टू द नोबेल प्राइज। इसमें उन इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन सेल्फलेस मैनर टुवर्ड्स द सोसाइटी। एशिया के इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हु कंट्रीब्यूट इन सेल्फलेस मैनर टुवर्ड्स सोसाइटी, उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। इसको 1957 में इंस्टीट्यूट किया गया इस अवार्ड को बाय ट्रस्टीज ऑफ रॉकफेलर ब्रदर्स फंड एंड फिलीपींस गवर्नमेंट, और पहली बार ये अवार्ड 1958 में दिया गया। एंड द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड वाज आचार्य विनोबा भावे। हर साल ये अवार्ड 31 अगस्त को यानी कि कल के दिन दिया जाता है ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रेमन मैग्सेसे। तो रेमन मैग्सेसे कौन थे? ही वॉज 7th प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। ही वॉज प्रेसिडेंट फ्रॉम 1953 टू 57। 57 में ही डाइड इन प्लेन क्रैश एंड ही वॉज वेरी पॉपुलर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, और उन्हीं के याद में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। करंट न्यूज़ ये है कि भारत की एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है रेमन मैग्सेसे अवार्ड ऑफ 2025 फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्रमोटिंग एजुकेशन अमंगस्ट अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स। इस एनजीओ के अलावा देयर आर 2 अदर अवार्डीज ऑल्सो, साहिना अली फ्रॉम मालदीव एंड फ्लावियानो एंटोनियो एल विलेनोवा फ्रॉम फिलीपींस। इन लोगों को भी मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड ऑफ 2025। ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे एजुकेट गर्ल एनजीओ को मिला है मैग्सेसे अवार्ड 2025। एजुकेट गर्ल ये एनजीओ स्टार्ट हुआ राजस्थान के एक छोटे से पंचायत एरिया में। वहाँ पे जो गर्ल स्टूडेंट हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट हो जाती हैं या जो कभी स्कूल जाती नहीं हैं बिकॉज ऑफ सोशल एंड फैमिलियल कंडीशंस, उनको स्कूल ले जाने के लिए मोटिवेट करना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ये मेन रोल है एजुकेट गर्ल एनजीओ का। धीरे धीरे राजस्थान से बाहर भी इन्होंने गर्ल्स चाइल्ड के अगेन के अमंगस्ट एजुकेशन को प्रमोट करने में इन्होंने काम शुरू किया एंड देयर वर्क हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली एंड दैट इज़ वाई दिस एनजीओ एजुकेट गर्ल हैज़ बीन अवार्डेड विद रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो आपका जो जीएस पेपर 2 गवर्नेंस सेगमेंट है उसमें सीधा सीधा एक टॉपिक लिखा हुआ है एनजीओज। एनजीओ रिलेटेड प्रश्न भी आते रहते हैं यूपीएससी में। तो अगर कोई प्रश्न आ जाए कंट्रीब्यूशन ऑफ एनजीओज के, एनजीओज का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप बताएंगे, अलग अलग एनजीओज के बारे में बताएंगे, कुदुम श्री एंड ऑल। उसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप बताएंगे कि एजुकेट गर्ल एनजीओ काम करती रही है टू प्रमोट एजुकेशन अमंगस्ट गर्ल चाइल्ड, और उनके काम को रिकॉग्नाइज किया गया है ग्लोबली एंड दैट इज़ वाई दे हैव बीन नाउ अवार्डेड विद रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ऐसा आप मेंस में लिख सकते हैं। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूपीएससी ने एनजीओ रिलेटेड ये प्रश्न पूछा था कि एनजीओज ने कितना अच्छा काम किया है या कैसा काम किया इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एंड ऑल्सो डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय एनजीओ इन दिस डायरेक्शन। आप एनजीओज के बारे में बताएंगे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड वो क्या क्या काम करते हैं, अफॉरेस्टेशन, अवेयरनेस, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कुछ मूवमेंट्स के नाम जो एनजीओज ने स्टार्ट कराए, चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन। असम से एक इम्पॉर्टेंट एनजीओ है एनजीओ आर्यनक इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, उसका नाम लिख सकते हैं अगर यूपीएससी का एग्जाम है तो। अब यहाँ सवाल में देखिए चैलेंजेस पूछा है बाद में, और ये पूछा है कि कैसे भारत सरकार उनको स्ट्रेंथन कर सकती है पहले। तो भारत सरकार कैसे स्ट्रेंथन कर सकती है एनजीओ को, वो पहले पूछा है, चैलेंजेस पूछा है बाद में। लेकिन आप आंसर लिखते वक्त ये सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक योर आंसर मोर ऑर्गेनिक, इन ऑर्डर टू ब्रिंग लॉजिकल फ्लो इन योर आंसर। आप पहले लिख सकते हैं कंस्ट्रेंट और बाद में लिख सकते हैं स्टेप्स टेकन। इससे आपका आंसर थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल फ्लो में लगेगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा सवाल पूछने का जो सीक्वेंस है वो भी चेंज कर सकते हैं इन द मेंस आंसर। आई होप यू आर गेटिंग माई सजेशन। यहाँ पे
प्रॉब्लम पूछा है बाद में, सॉल्यूशन पूछा है पहले, बट लिखते वक्त आप प्रॉब्लम पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन बाद में लिखेंगे, तो इससे आपका आंसर थोड़ा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पिग फार्मिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। पिग फार्मिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितना सिग्निफिकेंट है, इससे रिलेटेड डाटा देखते हैं। एज पर 20th लाइव स्टॉक सेंसस जो भारत सरकार कराती है हर 5 साल पे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारत के 38% ऑफ पिग्स हैं। भारत में टोटल लगभग 90 लाख पिग्स हैं, 9 मिलियन पिग्स, उसमें से नॉर्थ ईस्ट के अंदर 38% पिग्स हैं। असम अलोन हैज़ 21 लाख पिग्स, भारत में सबसे ज़्यादा। नॉर्थ ईस्ट की अगर बात की जाए तो 69% पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन कंज्यूम्स pork. That means this region is very significant. This region has very significant potential for pork industry. इस रीजन में pork industry के राइज होने का बड़ा significant potential है. In fact, this article states that Assam alone has potential of about rupees 600 crore per year for pig industries. तो पिग इंडस्ट्रीज में अच्छा अगर इन्वेस्ट किया गया, उसको सपोर्ट किया गया, तो 600 करोड़ रेवेन्यू अकेला असम से जनरेट हो सकता है और उससे कई सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन पिगरी सेक्टर नॉर्थ ईस्ट में, खासकर असम में, क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है वो जरा देखते हैं। एक है सप्लाई साइड का चैलेंज, दूसरा है डिमांड साइड का चैलेंज। देखिए, नॉर्थ ईस्ट वैसे तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पिग मीट का, लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर कंजम्पशन जो है इट इज़ मोर देन प्रोडक्शन, एंड दैट इज़ वाई नॉर्थ ईस्ट इज़ नेट इम्पोर्टर ऑफ पिग मीट। नॉर्थ ईस्ट कंज्यूम्स अबाउट 70% ऑफ कंट्रीज pork but produces only 40% of country's pork, and that is the reason why नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अभी भी पिग मीट इम्पोर्ट होता है फ्रॉम स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा। दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर। ये एपिडेमिक जो है हर कुछ दिनों पे पिग्स के अंदर फैलता रहता है, एंड दैट रिक्वायर्स कलिंग ऑफ पिग्स एट लार्ज स्केल। पिग्स को फिर मारना पड़ता है, उनका कोई कॉमर्शियल यूज नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर। ये एक बड़ा कंसर्न है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट इज स्प्रेड अमंगस्ट पिग्स। इट इज़ नॉट ए जूनोटिक डिजीज, मतलब पिग से ये इंसानों में नहीं फैलता, बट प्रॉब्लम इस कि इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है। अगर अफ्रीकन स्वाइन फीवर हो जाता है पिग्स को तो दे लूज देयर एपेटाइट, वॉमिट करने लगते हैं, ब्लडी डायरिया होने लगता है पिग्स को, उनके अंदर भी हेमोहरिक इन्फेक्शन होता है, यानी कि बॉडी के अंदर ही इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। दैट इज़ ऑल्सो सीन इन फॉर्म ऑफ ब्लडी डायरिया। अगर अफ्रीकन स्वाइन फीवर की बात की जाए तो इट वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन केनिया इन 1907। भारत में इसका जो फर्स्ट आउटब्रेक हुआ इट हैपेंड इन 2020 इन स्टेट्स लाइक असम एंड अरुणाचल प्रदेश। और तब से जो पिगरी सेक्टर है खासकर नॉर्थ ईस्ट का, उसको खूब नुकसान होता है। हर 6-8 महीने पे किसी न किसी स्टेट में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का आउटब्रेक हो जाता है, एंड देन thousands of pigs have to be killed, and it causes direct damage in economic sense to the pig farmers in Assam and North East. भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव भी लिया है अफ्रीकन स्वाइन फीवर को कर्ब करने के लिए, वो है नेशनल एक्शन प्लान फॉर अफ्रीकन स्वाइन फीवर एलिमिनेशन। दिस हैज़ बीन ब्रॉट बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, बट इसका कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस इनिशिएटिव का अभी देखने को मिल नहीं रहा है। नॉर्थ ईस्ट में हर कुछ दिनों पे अफ्रीकन स्वाइन फीवर के चैलेंजेस देखने को मिलते ही हैं, लीडिंग टू मैसिव इकोनॉमिक डैमेज टू पिग रिलेटेड फार्मर्स। अफ्रीकन स्वाइन फीवर से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। विथ रेफरेंस टू इंडियन जुडिशियरी बोथ स्टेटमेंट्स वेयर करेक्ट, जो हमने सैटरडे को देखा था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कैन सिट एज सुप्रीम कोर्ट जज if permission is given by President of India, and High Court can review its own judgment। यहाँ पे तो डंपिंग से रिलेटेड सीधा सीधा सही आंसर था। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। यहाँ पे सी टिक हुआ है गलती से मुझसे, बट आंसर विल बी बी। डंपिंग इज द एबिलिटी टू फ्लड अ मार्केट विद प्रोडक्ट प्राइसेस दैट आर ऑफन कंसिडर्ड अनफेयर। आंसर विल बी बी। आई विल रेक्टिफाई इट इन द फाइनल सॉल्यूशन। डेप्रिसिएशन, जब किसी भी देश की करेंसी कमज़ोर होती है तो एक्सपोर्ट को फ़ायदा मिलता है, लेकिन इंपोर्ट महंगा होता है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये तो सीधा प्रश्न था, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। हियर अगेन इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, आंसर वुड बी ऑप्शन ए। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।